और इसी के साथ साथ तमाम साधु संतों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। तो इस बीच धर्माचार्य परमाध्यक्ष चिदानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात भी की है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए विपुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विपुल, आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची हुई है और वहां पर सुबह उन्होंने हर की पैड़ी पर जो है आस्था की डुबकी लगाई परिवार के साथ। तो वहीं अब शाम में जो है वो परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची है। आज क्या कुछ फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर नजर आई है और फिलहाल परमार्थ निकेतन पहुंचने पर क्या कुछ उन्होंने किया, क्या कुछ आज खास है? बिल्कुल, ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में अभी थोड़ी देर पहले ही जो है रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आई हैं और उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जो परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करी। और परमाध्यक्ष जो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने माँ गंगा जी की जो प्रतिमा है उसमें फूल माला पूजा पाठ करवाया और साथ साथ वो अपने परिवार के साथ आई हैं। अभी गंगा आरती में शामिल होंगी और गंगा आरती में पूजा पाठ के साथ साथ जो है गंगा आरती में विशेष जो है उसका उसका एक अपना एक वो रहेगा, पूजा पाठ रहेगा। और साथ साथ जो है इसमें खासतौर से आपको बताएं कि ऋषिकेश गंगा के तट पे मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं इनका आने के बाद जो है सभी यहाँ पर परमार्थ में जितनी आरती का है, आरती और विशेष तौर से सब पूजा अर्चना विशेष तौर से कराई जा रही है। जी अगर बात की जाए विपुल, तो फिलहाल दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बताया जा रहा है कि कई और धार्मिक स्थलों का भी जो है वहां जा सकती है। कुछ खास अपडेट आपके पास फिलहाल दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को लेकर, कहाँ कुछ वो दर्शन करने वाली है? बिल्कुल, अभी विशेष तौर से अभी परमार्थ निकेतन का जिस तरह से ऋषिकेश में उनका कार्यक्रम था और अभी ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में गंगा आरती के बाद जो जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ से सीधा आगे की ओर जाएंगी और हो सकता है कि यहाँ से वो देहरादून या आगे का कोई अभी विशेष जानकारी नहीं पता चली, पर ये पता चल रहा है कि यहाँ से हरिद्वार या देहरादून का उनका आगे का कार्यक्रम रहेगा। जी विपुल, फिलहाल क्योंकि उन्होंने संध्या आरती में भी शिरकत की है और बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना भी किया है, क्या कुछ वहाँ पर खास रहा? क्योंकि दिल्ली से हम कहें कि 100 दिन पूरा करने के बाद अब हरिद्वार पहुंची, संध्या आरती में भी शामिल हुई है और सुबह हमने देखा कि परिवार संग आस्था की डुबकी सुबह भी लगाई थी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बताएं, विशेष तौर से गंगा का जो एक लगाव है, जो लगाव है उससे काफी जुड़ाव होता है हर एक व्यक्ति का। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है गंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है एक विशेष तौर पे उन्होंने पूजा अर्चना और गंगा आरती में शामिल होने की जो एक शामिल हुई है। और साथ साथ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ उनको एक मन की जो शांति है, पूरे परिवार के साथ मन की शांति और पूजा पाठ किया। जी विपुल, फिलहाल अगर बात करें, जब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता परमार्थ निकेतन पहुंची वहां पर महाराज ने क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ जो है वहां पर बातचीत हुई है, कुछ जानकारी उसको लेकर? स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने जो है रेखा गुप्ता जी से बात करी, उनके पूरे परिवार से बातचीत करी और परिवार के साथ साथ बात करने के साथ उन्होंने ऋषिकेश के और आसपास के क्षेत्रों के बारे में जो विशेष तौर से यहाँ की विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया। और चाहे माँ गंगा जी की बात करें या फिर हमारे आसपास के क्षेत्र में जितने धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में बताया और विशेष तौर से काफी गंगा से जुड़ाव जो उन्होंने बताया। खासतौर से स्वामी जी ने बताया कि रेखा गुप्ता जी का पहले से यमुना को लेकर जो लगाव था और ऋषिकेश में गंगा में आस्था की डुबकी उन्होंने हरिद्वार में लगाई और साथ साथ ऋषिकेश में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो काफी धार्मिक प्रवृत्ति की जो मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति की, तो इनको लेकर जो है कहीं ना कहीं स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के साथ साथ जो है उनके विशेष तौर से इस दौरे को लेकर कहीं ना कहीं बताया कि पूजा पाठ और एक मन की शांति के लिए बहुत अच्छा दौरा रहा है। चलिए विपुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी आपने साझा की, तमाम अपडेट्स आप पहुंचाते रहेगा। फिलहाल क्योंकि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड में है और हरिद्वार आज दिल्ली सीएम पहुंची हुई है, सुबह उन्होंने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई और आज हर की पैड़ी पर और शाम को जो है संध्या आरती में भी वो शामिल हुई है, परमार्थ निकेतन पहुंची है और वहां पर तमाम साधु संतों से उन्होंने बातचीत भी की है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम नहीं बदला जा रहा है, स्टेडियम के नाम को लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा था। वंदना कटारिया और मनोज सरकार जैसे खिलाड़ी प्रतिभावान युवा है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनका नाम राज्य के अंदर लगातार लिया जाना चाहिए। ऐसे खिलाड़ियों के लिए युवाओं
और राज्य के लोगों में हमेशा प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। वो केवल भ्रम की स्थिति है। वंदना कटारिया और हमारे मनोज सरकार ऐसे लोग जिन्होंने, हमारे बड़े प्रतिभावान युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी नाम राज्य के अंदर लगातार जाना चाहिए। युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। इसलिए कोई नाम परिवर्तन जैसा कोई विशेष है। बता दें आपको कि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इन दो जो स्टेडियम है इनका नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर ही इन स्टेडियम का नाम रहेगा। इनको चेंज करना ठीक नहीं है। भ्रांतियाँ जो है, भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा था लोगों के बीच, वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जैसा नाम है वैसा ही रहेगा। और बता दें आपको कि वंदना कटारिया जो है वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले, मुलाकात भी, फोटो भी उन्होंने जो साझा की है और स्पष्ट कर दिया है कि स्टेडियम का नाम जस का तस रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो अब नहीं किए जाएंगे। स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा था, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं। तो वहीं हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम का नाम बदले जाने का कंफ्यूजन अब खत्म हो चुका है। मामले को लेकर हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सीएम धामी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हरिद्वार हॉकी स्टेडियम का नाम उन्हीं के नाम पर ही रहेगा। मुलाकात के बाद हरिद्वार में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि स्टेडियम का नाम बदलने की जानकारी उन्हें समाचारों के जरिए से मिली थी, तब उन्हें बुरा लगा, लेकिन सीएम धामी ने मुलाकात के दौरान इसे लेकर हो रहे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने हरिद्वार के वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम को यथावत रखने का आश्वासन दिया है। मेरी यही बात हुई थी कि जो स्टेडियम का नाम था, क्योंकि एक प्लेयर को ये सम्मान सर ने दिया था, बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने घर पे आए थे ओलंपिक के टाइम पे, जो 2021 पे टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसके बाद वो घर पे आए थे, उन्होंने बहुत सम्मान दिया था। तो मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगा और मेरे को मतलब प्रेस वालों के द्वारा ये पता चला कि स्टेडियम का नाम चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग खड़े हुए और सबने मतलब इतना सपोर्ट किया, मैं एक प्लेयर की भावना से ये बात बोलूंगी। और सर हमेशा जो हमारे सीएम सर है पुष्कर सिंह धामी सर है, मुझे लगा नहीं था कि मतलब वो कभी इतना किसी प्लेयर के लिए करें, क्योंकि वो प्लेयरों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा खड़ा करते हैं, हर प्लेयर की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि वो खुद एक प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे आने वाले प्लेयरों का भी बहुत सपोर्ट करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हरीश रावत इन दिनों न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार की पोल खोल रहे हैं। जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने कोई नोटिस दिया है, और यदि दिया होगा तो मुझे आश्चर्य होगा कि इतने साल बाद फिर उनको आर्काइव से कैसे ये सब मामले निकालने पड़ रहे हैं। क्या इसके प्रति मकसद है? हो सकता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इधर देखा हो कि मेरी गतिशीलता कुछ बढ़ गई है। तो अभी आपने सुना उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को, जो कहते हुए नजर आए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को एक्सपोज कर देंगे, और उसी के सिलसिले में वो रैली जो है निकाल रहे हैं, यात्रा उनकी निकाली जा रही है, जहां पर उनका कहना है कि वो न्याय यात्रा पर निकले हैं और वो उत्तराखंड को न्याय दिलाएंगे और इस सरकार से जो है उनको नकाबपोश करने का काम जो है वो हरीश रावत कर रहे हैं।
अब देखना है कि उनके ये दावे कितने सही साबित होते। मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी खबर पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनीष, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत न्याय यात्रा पर निकले हैं और बता दें कि लगातार कांग्रेस पहले भी न्याय यात्रा निकाल चुकी है, रैली पहले कर चुकी है। एक बार फिर उत्तराखंड में वही लहर दौड़ गई है, कांग्रेस ने कमर कस ली है विधानसभा चुनाव की। ये न्याय यात्रा किस तरह से अहम मानी जा रही है कांग्रेस के लिए, और विधानसभा चुनाव जो है हालांकि नजदीक है, उस लिहाज से भी? देखिए, बिल्कुल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो उसको लेकर अब एक तरफ से हरीश रावत पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुटने की कोशिश कर रहे हैं और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरीश रावत का जो सियासी सफर है उसको लेकर कई लोग भविष्य पर उनके सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन लगता है कि हरीश रावत अभी भी जो है वो सियासी पिच पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है और 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव भी एक तरफ से कांग्रेस उन्हीं के चेहरे पर उत्तराखंड में लड़ी और दोनों चुनाव में कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस के पास अगर उत्तराखंड में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो हरीश रावत ही है और अगर कांग्रेस को एकजुट करने की बात है तो हरीश रावत के चेहरे पर ही कांग्रेस जो है उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता एकजुट हो सकते हैं। तो इसी को लेकर हरीश रावत खासकर दो मांगों को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहला जो उनकी न्याय यात्रा है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव पहले बीजेपी ने एक मुद्दे को बुनाने की कोशिश की थी कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में सरकार आने पर सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की और तब जो है वो बीजेपी ने मुद्दा बनाया था जब कांग्रेस के नेता हरीश रावत के करीबी नेता जो सहसपुर से टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी और मांगपत्र भी जो है हरीश रावत को दिया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और लेकिन बीजेपी ने उसी मुद्दे को भुनाया और 2022 में उसी मुद्दे को बीजेपी ने भुनाते हुए प्रदेश में सरकार बनाई। 2017 की बात करें तो हरीश रावत सरकार का एक निर्णय था जिसमें जुम्मे की छुट्टी जो है वो देने का जो है शासन स्तर पर एक आदेश भी हुआ था, लेकिन आदेश होने के बाद जिस तरीके से नेशनल स्तर पर भी इस मामले ने तूल पकड़ा था, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई थी हरीश रावत की और जो जुम्मे की छुट्टी को सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो हरीश रावत दो मुद्दों को लेकर आजकल सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने जुम्मे की छुट्टी का जो आदेश था वो पालन नहीं करवाने को लेकर न्याय मांग रहे हैं और दूसरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी पर झूठ बोलने को लेकर न्याय मांगने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई भी अब जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, जो बागी नेता 2016 में हरीश रावत की सरकार में बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो कुल मिलाकर इन दिनों अगर उत्तराखंड की सियासत में देखें तो इन चीजों का मायने निकाले जा रहे हैं कि हरीश रावत जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में अब सक्रिय हो रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उसको देखते हुए बीजेपी उन्हें कई तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है और अब सीबीआई का शिकंजा भी कहीं ना कहीं जो है वो जो नेताओं के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि सीबीआई का भी इसलिए उपयोग अब किया जा रहा है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन दावों और वादों को जनता के सामने रखेंगे जो उन्होंने चुनाव में किए थे लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए। अब देखना होगा उनकी ये न्याय यात्रा कितनी सफल हो पाती है, क्या उनको फायदा मिल पाता है। तो वही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में इस बीच बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सेवा सुशासन
की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में पूरे अनेकों जगह हम जो है संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया पूरे विश्व को लेकर, उसमें योजनाओं को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। तो वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में सीएम धामी भी तैयारियों को लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पहली बार सड़क मार्ग से होगी और उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5 साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन को भी बेसब्री से इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदि कैलाश की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे वो कैलाश मानसरोवर के साथ आदि कैलाश यात्रा में भी शामिल हो पाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और मुस्तैद है। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो गई। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली। हम सबका स्वागत करते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जहां बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए देश की सेना का मनोबल बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भी जय हिंद यात्रा निकाल रही है। इन सबके बीच बीजेपी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर घर घर जाकर सिंदूर बांटे जाने का कार्यक्रम चर्चाओं में आया, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष की साजिश है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति रावत का कहना है कि बीजेपी का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें घर घर जाकर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम तय किया गया हो। यह सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बीजेपी के खिलाफ साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्सेसफुल सिंदूर ऑपरेशन जो हमने किया, उसके लिए सिंदूर यात्राएं निकाली, हर जगह निकाली गई और देश भर में इनको निकाला। और सिंदूर यात्रा में सभी ने हमारे सैनिकों को बल दिया, उनके लिए जो नारे लगाए, उनके लिए उनकी और लंबी आयु के लिए कामना की। इस तरह के जो कार्यक्रम थे वो भारतीय जनता पार्टी ने करे और घर घर सिंदूर बांटने का कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। ये पूरी तरह से निराधार है, फेक न्यूज है और ये केवल मतलब जिसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये विपक्ष और ममता बनर्जी इनकी एक अपनी ही मनगढ़ंत कहानी है जिसको ये बीजेपी पर उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 की सहायता राशि दे रही है। इस योजना के तहत मार्च 2025 तक की सहायता राशि पहले ही जारी कर दी गई थी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अप्रैल में 5,415 लाभार्थियों को कुल 1,62,45,000 रुपए जारी किए गए हैं, जबकि मई महीने के लिए कुल 5,358 लाभार्थियों के लिए 1,60,74,000 रुपए की धनराशि जारी की गई। जब कोविड काल चला था तो उस कोविड कालखंड में हमारे ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके अभिभावकों में से एक सदस्य रहा या जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को वात्सल्य योजना के साथ में हम लोगों ने जोड़ा था। निश्चित रूप से इस वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे ही हमारे वंचित बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से, जो कि उनके मामा की भूमिका निभाते हैं और मैं स्वयं उनकी बुआ की भूमिका निभाती हूँ, हम लोगों ने वात्सल्य में कवर बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का
व्यवस्था बनाई थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि 2020 से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है और आज बढ़ते बढ़ते जो है ये व्यवस्था का आज हम लोगों ने या मुझे आज पहले ये अवसर मिला कि कोविड का जो हमारा बच्चों का प्रति बच्चा 3,000 रुपये हम लोग मासिक देते हैं। आज 2 माह का यानी कि अप्रैल और मई माह का धनराशि आज उनके खातों में डीबीटी कर दी है। निश्चित रूप से हमारे ये बच्चे इस धनराशि को प्राप्त करते हुए चाहे वो शैक्षिक हो या अपने ज़रूरत के स्तर पर उनको जो आवश्यकता पड़ती हो उसकी आपूर्ति कर पाते हैं। आज पूरे प्रदेश भर के हमारे 5,358 बच्चे आज वात्सल्य योजना का डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 3 दिवसीय टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के भ्रमण के दौरान नौगांव स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान में किसानों की भागीदारी जरूरी है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ किया गया। महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक राजकुमार पौड़ी ने नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी के साथ संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की तरफ से प्रस्तुत की गई मनमोहक झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं गढ़वाल राइफल्स के बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह में 4 चांद लगा दी। महोत्सव का आयोजन 8 जून 2025 तक किया जा रहा है। इस अवधि में अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पौड़ी के लिए वास्तव में ये जो कार्यक्रम आज शुरुआत हुआ है, जय कंडोलिया ठाकुर से इस कार्यक्रम जोड़ा गया है। निश्चित रूप से ये पौड़ी के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने वाला है, क्योंकि ये पौड़ी की जो धार्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है और यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है और उसको कैसे हम अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको कैसे लौटाएं। 31 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक कंडोलिया महोत्सव है। इसमें 6, 7, 8 भंडारा रहेगा, लेकिन 31 से 6 तक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ रहेंगी, जैसे कि सांस्कृतिक संध्याएँ होंगी स्कूली संस्थाओं के साथ, डांस ग्रुप्स हैं, बाहर से ही पार्टीज आ रही, हिंदी नाइट है, गढ़वाली नाइट्स हैं, पांडवाज आ रहे हैं, तो उनकी भी प्रस्तुति होगी और फुटबॉल ही साथ साथ चलता रहेगा। तो वहीं चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज यानी कि 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई। सुबह 7 बजे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के मुख्य द्वार पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ घाटी को सैलानियों के लिए खोला गया। पहले ही दिन काफी संख्या में पर्यटक इस मनमोहक घाटी का दीदार करने पहुंचे। ये फूलों की घाटी अपनी मनमोहक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है और इस साल पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी जोड़ी गई है। अब पर्यटक घर बैठे ऑनलाइन भी फूलों की घाटी की बुकिंग कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जहां की 500 से ज्यादा देसी विदेशी फूल जो यहां खिलते हैं, वह इस घाटी का दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में जून से लेकर अक्टूबर तक सैलानी यहां पहुंचते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैली ऑफ फ्लावर्स आज पर्यटकों के लिए खुला है और इस बार हम यात्रियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम हम चालू किया है और जगह जगह में हम जो रास्ता का मरम्मत चाहिए था वो भी हम कर दिया है और आगे आने वाले दिन में भी प्रक्रिया चालू रहेगा ताकि पर्यटकों को कोई समस्या ना हो।